Hello students, today we will discuss the topics nonlinear optical materials and the phase matching. ओके, सो नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल्स को हम पहले देखते हैं। नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल्स जो होते हैं वो उनकी जो कुछ कंडीशंस होती हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए कंडीशंस। नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल्स की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। सो नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल मस्ट बी रेजिस्टेंस टू ऑप्टिकल डैमेज। एक तो इसके पास रेजिस्टेंट होना चाहिए, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ऑप्टिकल डैमेज। ऑप्टिकल डैमेज के लिए रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, इसके अंदर रेजिस्टिव पावर होनी चाहिए। सेकेंड, इट मस्ट हैव हाई मैकेनिकल हार्डनेस होनी चाहिए। थर्ड, इट मस्ट एग्जिबिट गुड थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए इसमें। ओके, फोर्थ इज दैट इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग ग्रोन इन यूजफुल साइजेस में इसको हम ग्रोथ इसकी कर सकें इन मटेरियल्स की, इस चीज़ के लिए ये केपेबल होनी चाहिए। And fifth and last property is that it must have the appropriate phase matching properties, कि इनकी जो appropriate phase matching properties जो हैं वो must हैं होना। ठीक है, तो यहीं से हम देखते हैं कि जो नॉन ऑप्टिकल मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सेकेंड हार्मोनिक क्रिस्टल्स मस्ट हैव नो इन्वर्जन सिमेट्री। हमें पता है सेकेंड हार्मोनिक क्रिस्टल्स के लिए जो मटेरियल्स होते हैं उनमें कोई इन्वर्जन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दैट इज ओनली क्रिस्टलाइन मटेरियल्स कैन बी यूज्ड, यानी कि यहाँ पर हम क्रिस्टलाइन मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज थर्ड हार्मोनिक क्रिस्टल्स कैन हैव इन्वर्जन सिमेट्री, जैसे सेंट्रो सिमेट्री। ठीक है, सेंट्रोसिमेट्रिक ये होने चाहिए, यानी कि सेंट्रोसिमेट्री में होनी चाहिए। ओके, बल्क सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर मटेरियल्स जो होनी चाहिए, बल्क सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर मटेरियल्स जो होते हैं जनरली इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, एंड नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स आर यूजफुल फॉर सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन व्हेन यूज्ड इन वेवगाइड्स। कई जो हैं सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स जो कि सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन में यूज़फुल पाए गए हैं वो जब वेव गाइड्स में जो है यूज़ किए जाते हैं। ओके, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है ऑल्सो दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन इन रिसेंट ईयर्स। सो हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑप्टिक मटेरियल्स। तो ये क्रिस्टल्स हैं जैसे कि आपका लिथियम नाइट्रेट, लिथियम पोटेशियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, ठीक है, KDB, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सब जो है आपके सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर ऑप्टिकल मटेरियल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फेज मैचिंग। ये फेज मैचिंग भी आपके इसमें एक टॉपिक है सिलेबस में। सो दी फेज मैचिंग होता क्या है, तो फेज मैचिंग पढ़ने के लिए हमें पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका जो इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। द पोलराइजेशन रिस्पॉन्स ऑफ मटेरियल टू एन EM वेव passing through it consists of a phased array of dipoles of the material that produce an electromagnetic wave in phase with and at the same frequency as the incident EM wave। तो होता क्या है, जब पोलराइजेशन किसी मटेरियल में से जब EM वेव को जो है इंसिडेंट करवाते हैं, वो EM वेव जो है पास होती है किसी मटेरियल से, तो वो पोलराइज्ड है कि नहीं, या कैसे उसके जो कैसे जो है उसमें पोलराइजेशन फैक्टर कैसे काम करता है, पोलराइजेशन रिस्पॉन्स कैसा है उसका, तो वो किससे वो दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ फेज्ड एरे ऑफ डाइपोल्स। हम कह सकते हैं कि उसमें जो डाइपोल्स हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं, फेज्ड एरे यानी कि फेज में होंगे, ठीक है, और एरे में होंगे, फेज एरे ऑफ डाइपोल्स का जो है एक फेज एरे मिलता है हमें, ठीक है, मटेरियल के जो डाइपोल्स हैं उनका एक फेज एरे मिलेगा। एंड दिस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फेज विद एंड एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट वेव। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है वो ये जो फेज एरे ऑफ डाइपोल्स जो हम कह रहे हैं ना,
ये पोलराइजेशन जो रिस्पॉन्स है मटेरियल का, इसकी वजह से ये क्या एक क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो क्रिएट करेगा वो जो है वो फेज में होगी, ठीक है, इंसिडेंट वेव के साथ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे पास इमिनेटिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इमर्जिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी वो इंसिडेंट वेव के साथ जो है वो क्या होगी, इन फेज, एंड फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है। सो बट हायर इंटेंसिटी बीम्स के लिए क्या होता है, पोलराइजेशन रिस्पॉन्स जो होता है, जब पोलराइजेशन रिस्पॉन्स हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी की एम वेव मिलेगी, बट हम देखते हैं कि हायर इंटेंसिटी बीम के लिए जो हमारी पोलराइजेशन रिस्पॉन्स होगा उसमें अदर फ्रिक्वेंसीज भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। सो वी आर कंसिडरिंग द फेसेस ऑफ द वेव्स एट दीज अदर फ्रिक्वेंसीज टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज फ्रिक्वेंसीज कुड बी सिग्निफिकेंटली इन्हेंस्ड। तो हम क्या करते हैं कि कुछ वेव्स के फेजेस ले लेते हैं इन फ्रिक्वेंसीज पे, और हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी फ्रिक्वेंसीज जो हैं उनको इन्हेंस किया जा सकता है। सो नॉन लीनियर केस के लिए phases of the radiating dipoles of the material are determined not by a single wave at one frequency but by the radiative phases of the two or more waves of different frequencies interacting with each other. So जो रेडिएटिंग जो डाइपोल्स हैं मटेरियल के, वो एक सिंगल वेव्स एट वन फ्रिक्वेंसी केवल इससे ही डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट इट इज़ डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव फेजेस ऑफ द टू और मोर वेव्स। ये जो है दो या दो से ज़्यादा वेव्स की जो रिलेटिव फेजेस होते हैं और डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे जो कि इंटरेक्ट कर रही एक दूसरे के साथ, उनसे हम जो है फेज रेडिएटिंग डाइपोल्स का जो फेज है उसका पता लगा सकते हैं। एंड re-radiated dipole radiation will rapidly decay if the phase of the dipoles is not kept in step with the phase of the incident EM wave। अगर जो डाइपोल्स फेज जो है डाइपोल्स का फेज जो है अगर वो इंसिडेंट EM वेव के फेज के साथ नहीं रखा जाएगा या उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो जो री रेडिएटेड डाइपोल रेडिएशन है वो क्या होगा, रैपिडली डीके होगा, ओके। So if we use the fact divergence of E equals to 0 when considering a linear response of the polarization of the electric field, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हमें लीनियर पोलराइजेशन, लीनियर रिस्पॉन्स मिलता है पोलराइजेशन का, तो हमारे पास ये इक्वेशन यूज़ होती है डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू 0। इट इज़ वैलिड ओनली दैट दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर स्पेटियली यूनिफॉर्म। स्पेटियली यूनिफॉर्म है अगर प्रॉपर्टीज मीडियम की, तभी ये जो फॉर्मूला है वो जो है वैलिड होता है। बट फॉर हायर फील्ड इंटेंसिटी इन विच द रिस्पॉन्स इज नो लॉन्गर लीनियर, लेकिन जहाँ पर जो है जिससे कि हम हायर फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, जहाँ पर कि जो रिस्पॉन्स है पोलराइजेशन रिस्पॉन्स वो लीनियर नहीं हो, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो जीरो नहीं रह जाएगा, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ओके। सो इसको परफॉर्म करने के लिए, इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए we are considering a situation where the two collinear beams of frequencies omega 1 and omega 2, दो कोलिनियर फ्रिक्वेंसी हैं बीम्स हैं जिनकी की फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है। ये एक नॉन लीनियर लॉसलेस एनाइसोट्रोपिक मटेरियल पे इंसिडेंट करवाई जाती है, एंड जिसके बाद जो है एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है ओमेगा 3, एंड ओमेगा 3 जो होगी वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होगी, ठीक है। जो जनरेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 3, दैट इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो तब जो सॉल्यूशन होगा ऑफ द वेव इक्वेशन लाइक दिस, ये इस तरीके की कोई वेव इक्वेशन होगी, तो उसका जो सॉल्यूशन, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये EMT में भी पढ़ा है, कर्ल ऑफ E प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू E अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट डेल टू P अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस म्यू नॉट डेल J ओवर डेल टी। सो इस तरीके की कोई इक्वेशन जो होगी जिसका कि सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके, इसका ये होगा इक्वेशन, इस तरीके की हमें कोई इक्वेशन मिलेगी वेव इक्वेशन, और उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा D2E3 अपॉन DZ स्क्वायर प्लस
2 iota k3 de3 upon dz equals to minus mu naught square I 2 omega 3 square upon 2 pi square E1 into E2 into exponential iota K1 plus K2 माइनस K3 इंटू Z भी है यहाँ पे, ठीक है। सो E1 E2 एंड E3 क्या है? दीज आर दी वेव एम्पलीट्यूड्स। जो हम दो वेव्स जो हम बता रहे थे कि यहाँ पर हम जो कंसिडर कर रहे थे कि टू कोलिनियर बीम्स हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी जिनकी क्या है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है। तो इन कोलिनियर बीम्स की जो एम्पलीट्यूड होगी वो क्या है E1 एंड E2 है, जो इस इक्वेशन में दिख रही है, ठीक है। और जो फाइनल हमारे पास जो जब इसको इंसिडेंट करवाया जाता है एनाइसोट्रोपिक मटेरियल पे और एक नई वेव जो है जनरेट होती है फ्रीक्वेंसी ओमेगा 3 की, तो उस ओमेगा 3 वाली फ्रीक्वेंसी वाली वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो सपोज E3 है, तो तब आपके पास जो इक्वेशन होगा, सॉल्यूशन होगा, वो होगा d2 E3 अपॉन dz स्क्वायर प्लस 2 आइटा k3 de3 अपॉन dz इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो k1 k2 k3 क्या है? ये है एम्पलीट्यूड्स ऑफ द प्रोपोगेशन वेक्टर्स ऑफ द थ्री वेव्स। दीज आर दी एम्पलीट्यूड्स ऑफ द प्रोपोगेशन वेक्टर्स ऑफ द थ्री वेव्स। ये जो प्रोपोगेशन वेक्टर हैं तीनों वेव्स के, जो दो वेव्स जो हैं इंसिडेंट वाली और तीसरी वाली जो इमर्जिंग है, उनके जो है ये क्या है? प्रोपोगेशन वेक्टर्स की एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सो अगर ये जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म यहाँ this first term can be neglected in comparison to this second term because this is slowly varying approximation. So इसको हम जो है वो कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। एंड डेल्टा के को हमने मान लिया, ये k1 प्लस k2 माइनस k3 को हमने मान लिया एक दूसरा टर्म डेल्टा की, तो डेल्टा के से इसको डिनोट करेंगे हम। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो इक्वेशन 1 कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज, जब हमने फर्स्ट टर्म जो है हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो जो इक्वेशन 1 है वो हो जाएगी हमारी 2 आइटा k3 de3 अपॉन dz, और वो सब यहाँ पर लिख दिया हमने जो ऊपर था, ठीक है। तो de3 अपॉन dz जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये अपॉन दिस, ये 2 पाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा और आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। E1 E2 एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा के z। सो दिस इज इक्वेशन 3। सो दिस इज द कपल्ड वेव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन ये दिख रही है आपको, ये है कपल्ड वेव इक्वेशन, और दिस इज इंडिकेटिंग हाउ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स of frequency omega 1 and omega 2 coupled to produce a wave of frequency omega 3। तो ये इक्वेशन क्या आपको बताती है? ये इक्वेशन बताती है कि ये कपल्ड वेव इक्वेशन क्या बताती है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ये किस तरीके से कपल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड दिस आर प्रोड्यूसिंग अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 3, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा के जो है वो ज़ीरो पुट कर लें, तो इफ डेल्टा के इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में डेल्टा के जो है हम अगर 0 पुट कर लेते हैं, सो एम्पलीट्यूड ऑफ E3 विल इंक्रीज लीनियरली विद Z इनटू द मटेरियल। तो हमें पता है यहाँ पे डेल्टा के इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे अगर, तो ये वाला टर्म जो है एक्सपोनेंशियल वाला टर्म जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो केवल हमारे पास ये टर्म रहेगा ऐसा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो E3 जो है वो लीनियरली Z के साथ जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ E3 विल इंक्रीज लीनियरली विद Z इनटू द मटेरियल। सो दिस कंडीशन इज नोन एज द आइडियल फेज मैचिंग। ये कंडीशन कौन सी है? आइडियल फेज मैचिंग की कंडीशन है, जब हम डेल्टा के इक्वल्स टू 0 पुट कर लें, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? dz को इधर ले जा लो आप, dz, और फिर इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम, और राइट हैंड साइड में जो लिमिट है वो हमने रख दी 0 टू L। ओके, ये जो आइडियल फेज मैचिंग अभी हमने बताया, इट इज द केस डिस्क्राइब्ड इन विच द रेडिएटिंग डायपोल्स ऑफ द मटेरियल आर फेज्ड with the field of the incident wave and thus continually add coherently to the beam as it propagates through the material. So total power emitted at omega 3
increases as the square of the number of the atoms that participate in the interaction. So intensity I3 emitted at frequency omega 3 can be obtained by solving the equation 3. इक्वेशन 3 जो है इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें इंटेंसिटी I3 मिल जाएगी. तो इंटेंसिटी I3 कैसे मिलेगी, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड अगर हम I3 निकाल लें तो इंटेंसिटी जो है उसका स्क्वायर कर देंगे. ठीक है. सो इस इक्वेशन को हमने ये इस इक्वेशन ये जो थर्ड इक्वेशन थी उसको हमने क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. एंड इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर लेंथ 0 टू L. ओके. ठीक है. तो DE3 और ये आपके पास है तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से. तो ये आपके पास आ जाएगा, इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ I से I जो है कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. और I3 जो है हमारे पास वो आ जाएगा इतना. ये जो आया इसका स्क्वायर कर दिया हमने. ठीक है. तो इसमें एक और चीज़ का यूज़ हो रखा है, इसको जो है हमने पॉइंटिंग वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है. ठीक है. तो थोड़ा सा कहीं पर आपको लगेगा कि ये कहाँ से टर्म्स आ गए, जैसे कि ईटा और ये ईटा वाले टर्म जो है कहाँ से आ गए, तो वो वहीं से आए. पॉइंटिंग वेक्टर के की एक्सप्रेशन में हमने इसको पॉइंटिंग वेक्टर के टर्म्स में जो है हमने एक्सप्रेस किया है. ईटा जो है आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो I3 इक्वल्स टू जो है हमने क्या करा, E3 का स्क्वायर कर दिया है. ये सब इसका स्क्वायर कर दिया. तो दिस इज इक्वेशन 4. और I3 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा K इंटू एल. डेल्टा K इंटू एल की फॉर्म में लाने के लिए हम यहाँ एक L स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ जो है डेल्टा K इंटू एल हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमने यहाँ पे किया है. तो दिस इक्वेशन इज ये. तो I3. ठीक है. तो ये वाला जो फैक्टर है एक एक्सपोनेंशियल आइटा डेल्टा KL माइनस 1 अपॉन डेल्टा KL स्क्वायर, ये जो है हमने एक्सप्रेशन विद इन द एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स, सो कैन बी री रिटन एज दिस. ठीक है. तो ये हमने लिख दिया साइन स्क्वायर डेल्टा KL/2 अपॉन डेल्टा KL/2. सो दिस फैक्टर इज नोन एज द फेज मिसमैच फैक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फैक्टर जो है आपका क्या है, फेज मिसमैच फैक्टर. ये फैक्टर या ये फैक्टर कह लो, दोनों ही क्या है, फेज मिसमैच फैक्टर है. तो इक्वेशन 5 में हमने ये इसकी जगह पे ये रख लेते हैं. तो ये हो जाएगा I3 इक्वल्स टू C क्यूब म्यू नॉट पावर 4 Chi2 पावर 2 I1 I2 L स्क्वायर अपॉन 2 पाई ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 एंड लैम्डा 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा KL/2 एंड अपॉन डेल्टा KL/2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन 6. ओके. तो यहाँ पे हमने जो है एम्पलीट्यूड फैक्टर्स को इंटेंसिटी में चेंज कर दिया था. एंड दिस फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ फेज मिसमैच फैक्टर एंड वर्सेस द डेल्टा KL/2. ठीक है. सो इस फिगर से हम क्या समझ रहे हैं कि देख रहे हैं कि हाउ रैपिडली द फैक्टर रिड्यूसेस फ्रॉम यूनिटी ये 1 है. ठीक है. फ्रॉम यूनिटी टू 0. दिस इज 0. एक्चुअली दिस इज 1 एंड दिस इज 0. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फेज मिसमैच फैक्टर है कैसे जो है ये 1 से 0 में रैपिडली डीके हो रहा है. ये इस फिगर से हम देख सकते हैं, जिसमें कि फेज मिसमैच वेक्टर और फेज मिसमैच फैक्टर एंड डेल्टा KL/2 के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है. ठीक है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज इन मेकिंग डेल्टा K इक्वल्स टू 0. डेल्टा K को 0 बनाने के लिए क्या है, L इक्वल्स टू 0 होगा अगर दैट इज द बीम हैज़ नॉट येट एंटर्ड द मटीरियल. की बीम ने जो है जब डेल्टा L इक्वल्स टू 0 मतलब कि बीम ने जो है वो मटीरियल में एंटर ही नहीं किया है अभी. ओके. सो मेकिंग डेल्टा K इक्वल्स टू 0 इज दस द प्रोसेस ऑफ फेज मैचिंग. इसलिए हमें फेज मिसमैच फैक्टर हम देख रहे थे अभी, और हमें फेज मैचिंग कैसे करना है,
हमें अगर डेल्टा के जो है हम क्या कर दें, ज़ीरो कर दें, ठीक है। तो डेल्टा के जो है ज़ीरो कर दें, यानी कि एल इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फेज मैचिंग, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फेज मैचिंग, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा के ज़ीरो कर दें, यानी कि हमें पता है डेल्टा के हमने माना था k1 प्लस k2 माइनस k3, इसकी जगह पे हमने डेल्टा के रख दिया था। तो ये अगर हम पूरा क्या कर दें, ज़ीरो के इक्वल कर दें, तो डेल्टा के इक्वल्स टू k1 प्लस k2 माइनस k3 इक्वल्स टू ज़ीरो। सो दिस इज इक्वेशन 7। एंड फॉर अ वेव ऑफ वेलोसिटी v, कोई वेव जिसकी की वेलोसिटी v है, उसके लिए k और v में जो रिलेशन होता है वो होता है k इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन v एंड इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन c बाई ईटा। ईटा जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप इसको n से भी शो करते हो कहीं, तो वही है ये ओमेगा अपॉन c बाई n, ठीक है, c बाई ईटा। v इक्वल्स टू c बाई n तुमने पढ़ा होगा ना, तो वही यहाँ पर n की जगह पे ईटा है, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू c बाई ईटा और ईटा ओमेगा अपॉन c हम लिख सकते हैं इसको। तो दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, ये k1 k2 एंड k3 की जगह पे। सो ईटा वन ईटा वन अपॉन ओमेगा, ईटा वन ओमेगा वन अपॉन सी, ठीक है। यहाँ रख देंगे k1 की जगह पे, k इक्वल्स टू ईटा ओमेगा अपॉन सी है, तो ईटा वन ओमेगा वन अपॉन सी प्लस ईटा टू ओमेगा टू अपॉन सी माइनस, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी ये प्लस लिख दिया मैंने, माइनस ईटा थ्री ओमेगा थ्री अपॉन सी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो फॉर सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन ओमेगा वन इक्वल्स टू ओमेगा टू, ठीक है। जब सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन में जब ओमेगा वन और ओमेगा टू जो है वो इक्वल हो, ठीक है, यानी कि एक जैसी फ्रिक्वेंसी की वेव्स जो है इंसिडेंट हो रही हैं, एंड पुट दिस इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इन दिस एट इक्वेशन, इक्वेशन 8। सो दिस विल बिकम, ओमेगा वन और ओमेगा टू इक्वल रख देंगे तो ये हो जाएगा ईटा वन ओमेगा वन अपॉन सी प्लस ईटा, ईटा इसको भी ये जो है वन ही मान लो, ईटा वन ओमेगा वन अपॉन सी, क्योंकि दोनों की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम हो जाएंगे, एंड माइनस ऑफ ईटा थ्री ओमेगा थ्री अपॉन सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम देख सकते हैं टू इंटू ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू ईटा वन ओमेगा वन अपॉन सी इज इक्वल टू ईटा थ्री ओमेगा थ्री अपॉन सी। तो टू ईटा वन ओमेगा वन इक्वल्स टू ईटा थ्री ओमेगा थ्री, ओके। बट ओमेगा थ्री जो है हमें पता है, जो थर्ड सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन में हम देखा कि जो रिजल्टेंट जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितना होता है, ट्वाइस ऑफ दी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा थ्री इक्वल्स टू तो टू ओमेगा वन होता है, तो ओमेगा थ्री इक्वल्स टू जब टू ओमेगा वन रख देंगे हम तो ये कैंसिल हो जाएगा टू ओमेगा वन से, तो ईटा वन इक्वल्स टू ईटा थ्री आ जाएगा। सो फॉर आइडियल फेज मैचिंग डेल्टा के इक्वल्स टू यानी कि ज़ीरो फॉर एस एच जी सेकेंड हार्मोनिक जनरेशन के लिए ईटा वन इक्वल्स टू ईटा थ्री, ईटा वन जो है वो ईटा थ्री के इक्वल होगा, ठीक है। जबकि हमें पता है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करता, ओके। चलो, फेज मैचिंग कैन बी अचीव्ड। अच्छा, अब ये फेज मैचिंग जो है वो किस तरीके से अचीव की जा सकती है। सो फेज मैचिंग कैन बी अचीव्ड ओनली बाय यूजिंग बाय रिफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स इन विच, देखो दो तरीके से अचीव की जा सकती है फेज मैचिंग। एक तो बाय रेफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स इन विच वेलोसिटी फॉर टू डिफरेंट पोलराइजेशन इज डिफरेंट, जिसमें कि दो डिफरेंट पोलराइजेशन के लिए जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो, ऐसे बाय रेफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स का यूज़ करके हमें फेज मैचिंग हम अचीव कर सकते हैं। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ एनोमलस डिस्पर्जन इन द रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेजोनेंसेस, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं टू अचीव द फेज मैचिंग। तो जो मेथड सेकंड है, इट कैन बी यूज ओनली ओवर अ वेरी लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रेंज। जो ये दूसरे मेथड है ये एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए ही यूज़ होता है, जबकि फर्स्ट जो मेथड है आपका बाय रेफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स वाला, ये जो है मोर जनरली जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। सो फेज मैचिंग जो फर्स्ट वाला मेथड है उसी का यूज़ करके हम देखते हैं। टू प्रिंसिपल मेथड है उसमें भी, बाय रेफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स वाला जो मेथड है उसी में दो प्रिंसिपल मेथड है।
फेज मैचिंग अचीव करने की। एक है आपका एंगल ट्यूनिंग एंड सेकंड है टेम्परेचर ट्यूनिंग ऑफ द क्रिस्टल्स। एंगल ट्यूनिंग ऑफ द क्रिस्टल्स एंड दूसरा है टेम्परेचर ट्यूनिंग ऑफ द क्रिस्टल्स। तो एंगल ट्यूनिंग क्या है? तो एंगल ट्यूनिंग में इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं एक यूनी एक्शियल बाई रिफ्रिंजेंट क्रिस्टल का, यूनी एक्शियल बाई रिफ्रिंजेंट क्रिस्टल को हम एक कंसिडर करेंगे। एंड इस क्रिस्टल के लिए एक ऑर्डिनरी रे होगी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होगी, ठीक है। एक तो आपके पास है इसके लिए ऑर्डिनरी रे, ये ऑर्डिनरी रे है इधर वाली ऑर्डिनरी रे, और एक है आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ये जो ऑर्डिनरी रे है ये क्या है? इट इज़ वन दैट इज पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि प्लेन के जो है वो परपेंडिकुलर है, एंड दैट इंक्लूड्स द ऑप्टिक एक्सिस। ये जो है ऑप्टिक एक्सिस को, यानी कि ऐसा जो ये प्लेन है अगर यहाँ पर, तो इसकी परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। या आप ये वाला प्लेन देख सकते हो, इसकी जो है ये परपेंडिकुलर है, ओके, ठीक है। तो और ये जो है ऑप्टिक एक्सिस को इंक्लूड कर रही है, ऑप्टिक एक्सिस हमारी ये वाली है, ऑप्टिक एक्सिस को इंक्लूड कर रही है, ठीक है। और एंड प्रोपोगेशन वेक्टर को भी इंक्लूड कर रही है। जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रे है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ये क्या है? दैट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस। जो ऑप्टिक एक्सिस की जो प्लेन है, इसी प्लेन पे जो है ये क्या है? पोलराइज्ड है। और एंड प्रोपोगेशन वेक्टर एक्सिस जो है, प्रोपोगेशन वेक्टर की एक्सिस और ऑप्टिक एक्सिस की जो प्लेन है उस पर ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रे है ये क्या है? पोलराइज्ड है, ठीक है। एंड ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ईटा नॉट है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है आपके पास ईटा ई, ओके। एंड जो ईटा ई है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट वेरीज विद द एंगल थीटा बिटवीन द प्रोपोगेशन वेक्टर के एंड ऑप्टिक एक्सिस। ये किसके साथ वेरी करता है? ये जो ऑप्टिक एक्सिस और प्रोपोगेशन वेक्टर थीटा है, जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस पर ये क्या करता है? डिपेंड करता है, यानी कि उसके साथ वेरी करता है, ठीक है। तो वो वेरिएशन जो है वो इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाएगा। तो वेरिएशन है 1 ईटा ई स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ईटा ई बार स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ईटा नॉट स्क्वायर। सो जो ईटा ई बार है, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ईटा ई थीटा इक्वल्स टू ईटा ई बार होता है फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब ये जो थीटा है, ये जो थीटा है के वेक्टर और ऑप्टिक एक्सिस, ये जो प्रोपोगेशन वेक्टर और ऑप्टिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है, अगर वो क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो ईटा ई थीटा जो है वो ईटा ई बार के इक्वल हो जाता है। और अगर ईटा ई थीटा जो है अगर ज़ीरो हो जाए, यानी कि दोनों पैरेलल हो जाएं, प्रोपोगेशन वेक्टर भी और ऑप्टिक एक्सिस भी, तो तब ईटा ई थीटा जो है वो ईटा नॉट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एंगल ट्यूनिंग है। एंड ईटा इसलिए हम ये देख सकते हैं कि रोटेटिंग द क्रिस्टल इन द प्लेन ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस, ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल इस तरीके से है, ठीक है। आप देख लो ये जो है थीटा डिग्री पे जो है रोटेट हो रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस क्रिस्टल को जो है ऑप्टिक एक्सिस के प्लेन पे अगर हम रोटेट करें, एंड इंसिडेंट बीम और ऑप्टिक एक्सिस की जो प्लेन है उस पर अगर हम इस क्रिस्टल को रोटेट करते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी हो जाती है ईटा ई वैल्यूज़ की रेंज को सेलेक्ट करने की, ठीक है, ओके। जिससे कि हम ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन, ओके। इस कंडीशन को जो है सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ट्यूनिंग रह गया है, ये हम नेक्स्ट जो कल का लेक्चर होगा उसमें देखेंगे टेम्परेचर ट्यूनिंग। और फिर उसके बाद टेम्परेचर ट्यूनिंग में फिर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फेज मैचिंग देख लेंगे, ओके ओके।